हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। रोजगार विद पूनम चैनल पे आप सभी का स्वागत है बच्चों। कैसे हो सब? उम्मीद है अच्छे होगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होगे। अपनी कंटिन्यूटी को आपको रखना है, छोड़ना नहीं है, किसी की बातें नहीं सुननी, बस पढ़ते रहना है ना। देखो, अब आपका स्टेट का एग्जाम है 7-8 दिसंबर को। उसके लिए हम क्या पढ़ रहे थे? साइकोलॉजी। और साइकोलॉजी का एक मैं आपको आगे इंपॉर्टेंट टॉपिक और लेके आई हूँ, जो है कि डिसेबिलिटीज का, और एक है एजुकेशन पॉलिसी का। एजुकेशन पॉलिसी तो ऐसी है जो हर एग्जाम में आजकल पूछी जा रही है, क्योंकि 2020 की है। तो ठीक है, तो देखो ये पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी हर लेवल पे यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो आपको डिसेबिलिटीज का टॉपिक और न्यू एजुकेशन पॉलिसी, दो छोटे छोटे टॉपिक है, दोनों इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो दोनों को मेरे साथ ध्यान से पढ़ना, मैंने पहले ही लिख दिया है। और ये पीडीएफ भी अपने टेलीग्राम चैनल रोजगार विद पूनम पे सभी बच्चों को मिल जाएगा। आप मेरे साथ सिर्फ पढ़ते चलना, ठीक है। इसको अगर आपको नोट्स बना रहे हो, आप लिख रहे हो, तो बाद में लिखना नहीं है, मेरे साथ साथ में सिर्फ और सिर्फ आपको सुनना है मैं क्या बता रही हूँ। आपको अभी की अभी याद करवा दूंगी मैं, और फिर अपने एक बार नोटबुक में लिखोगे तो आप अगर लिख लिया एक बार तो आपको फिर पूरा ही याद हो जाएगा। फिर आपको बार बार रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखो मेरे प्यारे बच्चों, ध्यान से सुनना है टॉपिक। डिसेबिलिटीज मतलब विकार। देखो, बहुत सारे लोग देखे होंगे आपने, किसी में कोई डिसेबिलिटी होती है, किसी में कोई डिसेबिलिटीज। तो ये बताया गया है कि किस किस टाइप की डिसेबिलिटीज हो सकती है, हमारे अंदर कमियां हो सकती है। जरूरी नहीं है कि एक एबनॉर्मल, असामान्य व्यक्ति में ही डिसेबिलिटीज होती है, नहीं, नॉर्मल व्यक्ति में भी डिसेबिलिटीज मिलती हैं। जैसे मैं एक नॉर्मल पर्सन हूं, तो अगर मैं वोज को 100 में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही हूँ, 6 को, कई बार छोटे बच्चे देखे होंगे ना, 9 बता देते हैं, 9 को 6 बता देते हैं। स्टार्टिंग में उनको प्रॉब्लम आती है, बाद में वो क्या हो जाती है, ठीक हो जाती है। तो उसे हम डिसेबिलिटी नहीं बोलेंगे। डिसेबिलिटी वो होती है जब डिफरेंशिएट कर नहीं पाते बड़े लेवल पे होके भी, ठीक है। तो ये बताया गया है कि कौन सी कमियां किस बच्चे में हो सकती है। तो यहां से ये जितनी भी टर्म्स है, जितनी टर्म्स है आपसे पूछ लेंगे एग्जाम में, और सारी टर्म्स आपको याद रखनी है। ध्यान से सुनो। देखो, डिसलेक्सिया सबसे पहले आती है। डिसलेक्सिया, डिसलेक्सिया में बच्चों के साथ क्या होता है, पढ़ने से संबंधित दिक्कत हो जाती है, विकार हो जाता है, कमी लगा लो, बीमारी तो खैर नहीं कहेंगे हम, ये कमी होती है, ठीक है। किसी भी चीज की बोलने से संबंधित जब दिक्कत आ जाए किसी को भी, किसी व्यक्ति को, किसी बच्चे को, तो हम कहते हैं उसको क्या है, उसको है डिसलेक्सिया। क्या है? डिसलेक्सिया। तो डिसलेक्सिया में क्या होता है, पठन संबंधी विकार होता है। कैसे? देखो, हमने कई बार बच्चों को देखा है, हम कहते हैं कि ये क्या है, ई बता देंगे, और कई बार जब ध्यान ना हो ना, इस हम ऐसे लिख देंगे ना, तो भी बच्चे कहते हैं मम्मा ये ई है। तो इसका मतलब उनको यहाँ पे पढ़ने से संबंधित दिक्कत है। और जब भी पठन संबंधी विकार आपके एग्जाम में आ जाए, तो आपको डिसलेक्सिया के साथ टिक करना है। डिसलेक्सिया क्या होता है बच्चों? पठन संबंधी विकार जो होता है उसे हम डिसलेक्सिया बोलते हैं, ठीक है। देखो, इसको इरेज करके मैं लिख भी देती हूँ यहाँ पे। पठन संबंधी विकार को क्या बोलते हैं? डिसलेक्सिया। और फिर आता है डिसग्राफिया। जब हम देखो, डिसलेक्सिया तो आपको याद हो गया, पठन। डिसग्राफिया हम, आपने देखा होगा ग्राफ, कुछ की आपको याद करने, कुछ मैं थोड़ा सा रिलेट करके आपको बताऊंगी। डिसग्राफिया, जैसे हम ग्राफ बनाते तो हम लिख रहे होते, लिख के बनाते ना, पेंसिल वगैरह उठा के, जो भी है, ठीक है। तो जब आप लिखने से रिलेटेड ग्राफ को आप पेंसिल से उतारते हो या किसी चौक से लगा लो, किसी से भी उतारते हो, लेकिन आपका रिटर्न वर्क तो होता है ना, इसीलिए आपको इसी से रिलेट करके याद रखना है। डिसग्राफिया में लेखन संबंधी विकार होता है। क्या होता है? लिखने से संबंधित विकार होता है। जैसे कई बार बच्चे फटाफट जब बोलते हैं, जैसे 87 है, 89 है, या फिर 79 है, 69 है, बोल दिया ना, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम ये कहते हैं 69 लिखो, 79 लिखो, 89 लिखो, बच्चा कंफ्यूज। और कंफ्यूज होने के बाद जब हम उसको बोल रहे हैं ना, तो वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाया, वो लिख नहीं पाया। 69 को 79 लिख देगा, 79 को 89। जो ये दिक्कत आ रही है ना लिखने से संबंधित, उस विकार को हम, उस दिक्कत को क्या बोलते हैं, उस कमी को क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं हम बच्चों डिसग्राफिया। क्या बोलते हैं? डिसग्राफिया। तो लेखन संबंधी विकार होता है बच्चों, उसे बोलते हैं हम डिसग्राफिया। और देखो, कई बार लेखन संबंधी विकार ना बोल के बोल दिया जाता आपको चित्रकला से संबंधित। चित्रकला भी आपके जब एग्जाम में आ जाए तो आपको कंफ्यूज नहीं होना, ये भी किस में कमी होती है, किस टाइप की कमी होती है, ये होती है बच्चों डिसग्राफिया। क्या होती है? डिसग्राफिया। जब लेखन संबंधी विकार पूछ लिया, चित्रकला से संबंधित आपसे दोनों विकार पूछ ले, तो बच्चों आपको किसके साथ जाना? आपको जाना है डिसग्राफिया के साथ।
तो डिसग्राफिया में क्या होता है, चित्रकला भी होती है और लेखन संबंधी विकार होता है ना। लेखन संबंधी कई बार ना लिखे, थोड़ा सा टफ बनाने के लिए आपको चित्रकला एग्जाम में दे दे, तो भी आपको किसके साथ जाना है, आपको जाना है बच्चों डिसग्राफिया के साथ। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट डिसकैलकुलिया। कैलकुलिया देखो, कैलकुलेशन हम मैथ्स में करते हैं ना, तो जब आपको कैलकुलेशन से रिलेटेड जब मैथ्स को करने में दिक्कत आए तो उसको बोलते हैं हम, मतलब प्रॉब्लम्स आए, विकार हो जाए, डिसेबिलिटी हो जाए किसी में, अंकन संबंधी विकार भी इसको बोल देते हैं। जो भी बता रही थी ना, अंकन संबंधी विकार कैसे करेगा बच्चों, देखो 6 है 9 है, ठीक है। अब हमने बता दिया 6 और 9 कितने होते हैं, 15, और उसी बच्चे को जब हम घुमा के दे दे 6 और 9, यहाँ पे कंफ्यूज हो जाएगा, ये भी यही होता है क्या। तो इस टाइप से जो दिक्कत आती है ना बच्चों को, उसे हम बोलते हैं क्या, डिसकैलकुलिया। तो अंकन संबंधी विकार आ जाए या फिर कैलकुलेशन से संबंधित पूछ ले, मैथमेटिक्स से रिलेटेड प्रॉब्लम आ जाए, तो उसे हम क्या बोलते हैं बच्चों, उसे बोलते हैं हम डिसकैलकुलिया। डिसकैलकुलिया को क्या बोलते हैं, पठन संबंधी ये अंकन संबंधी विकार। देखो नाम से भी पता लग रहा है, यहां तो कैलकुलेशन का जहां संबंध आ गया ना, अंकन संबंधी विकार, कैलकुलेशन का जहां पे भी आ गया ना बच्चों, उसे हम बोलते हैं क्या, डिसकैलकुलिया। और फिर देखो एक आता है डिस्थीमिया। क्या बोलते हैं, डिस्थीमिया। शारीरिक संबंध, जब शारीरिक संबंध कह रही हूं, शारीरिक संबंधित विकार हो गए ना, शारीरिक संबंधित विकार हो गए ना, कैसे, देखो बॉडी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है आपको। बहुत बच्चों के साथ आपने हाथ ऐसे मुंह टेढ़ा हुआ देखते हो, हाथों में प्रॉब्लम देखो, बहुत बच्चे ऐसे ऐसे मिलते हैं ना, मतलब कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, पैरों में हो सकती है, पूरी बॉडी में जब भी प्रॉब्लम आ जाए उसे हम बोलते हैं, उसको क्या हो गया, उसको हो गया बच्चों डिस्थीमिया। ये हम कुछ टर्म्स पढ़ रहे हैं साइकोलॉजी की फॉर्म में, तो ये टर्म्स आपके एग्जाम में आती हैं। आप कहीं सोचो कि मैम क्या पढ़ा रहे हैं, ये आपके एग्जाम में आती हैं और पूछते हैं, हर बार एग्जाम में आती है। वो हो सकता है पीआरटी लेवल पे पूछ ले, टीजीटी लेवल पे, पीजीटी किसी भी लेवल पे पूछ सकता है, लेकिन ये टर्म्स आती हैं। तो आपको ये टर्म्स मेरे साथ साथ मैं 2-3 बार बोल रही हूँ, बिल्कुल अच्छे से याद कर लेना, इनको भूलना नहीं है। सारी टर्म्स जितनी लिखी है ना, सारी एग्जाम्स में आई हुई लिखी है। तो डिस्थीमिया होता है ना बच्चों, शारीरिक संबंधित विकार, जब बॉडी से रिलेटेड जो विकार आ जाए ना, तो वो क्या हो गया, डिस्थीमिया। मैंने आपको देखो 4 पढ़ाए हैं, एक बार मेरे साथ फिर से याद करो, फिर आगे बढ़ेंगे हम। डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधी विकार, जो हम पढ़ते हैं वो को 100 पढ़ देते हैं, कुछ भी जो गलत पढ़ रहे हैं ना, पढ़ते हैं जब बोलते हैं, बोलने से संबंधित जो विकार है उसको बोलते हैं हम डिसलेक्सिया। और फिर मैंने बताया डिसग्राफिया लेखन संबंधी विकार है या चित्रकला से संबंधित जो विकार है उसको हम बोलते हैं बच्चों डिसलेक्सिया। और फिर मैंने डिसग्राफिया, डिसलेक्सिया पढ़ने से संबंधित, डिसग्राफिया लेखन संबंधित विकार, और डिसकैलकुलिया अंकन संबंधी विचार, मतलब कैलकुलेशंस में जहां प्रॉब्लम्स आती है ना, उसको क्या दिक्कत है, उसको है बच्चों डिसकैलकुलिया। और फिर मैंने बताया है डिस्थीमिया, बॉडी से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत है ना, शारीरिक संबंधित विकार, मतलब बॉडी से रिलेटेड जितने भी विकार है ना, डिसेबिलिटीज हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको बोलते हैं बच्चों डिस्थीमिया। अब उम्मीद है चारों आपको याद हो गए, मेरे साथ साथ सुनते रहना, आपको वैसे ही याद हो जाएंगे। अब देखो डिसअफेजिया, बोलने से संबंधित विकार। जैसे कई बार बच्चे बोलते बोलते पजल हो जाते, कंफ्यूज हो जाते, हक्का बक्का अक्षरों को आगे पीछे कर देते हैं, देखा है ना बहुत बच्चों के साथ। तो वो बच्चों के साथ होता है डिसअफेजिया, मतलब बोलने से संबंधित विकार हो जाए। जैसे बहुत बच्चे बहुत अच्छे से बोल लेते हैं और बहुत बच्चे बोलने में डर भी लगता है, कंफ्यूज होते हैं और अक्षरों को आगे पीछे कर देते हैं और पजल हो जाते हैं बोलते बोलते कि मुझे क्या बोलना है। तो इस टाइप की जब किसी बच्चे में दिक्कत हो जाती है तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं हम, डिसअफेजिया। क्या बोलते हैं, डिसअफेजिया। पिछला याद करो, डिस्थीमिया क्या बताया है मैंने, शारीरिक संबंधित विकार, मतलब बॉडी से रिलेटेड जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं उनको मैंने क्या बताया है भाई, डिस्थीमिया। और डिसअफेजिया क्या बोला है बच्चों, बोलने से रिलेटेड जितनी डिसेबिलिटीज हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डिसअफेजिया। ठीक है, याद हो गए होंगे। अब देखो नेक्स्ट डिसअर्थिया, भाषण संबंधित विकार होता है उसको बोलते हैं डिसअर्थिया।
डिसअफेजिया क्या था, बोलने से संबंधित, और डिसअर्थिया क्या है, भाषण संबंधित विकार। जैसे देखा होगा बहुत लोग स्टेज पे जाके बहुत अच्छा बोल पाते हैं, और जब कई बार प्रेयर होती है, बच्चों की ही बता देती हूँ मैं आपको, बच्चों के कई बार जो भी कुछ प्रेयर में कुछ भी बोलना होता है, जैसे हम छोटे थे तब ऐसे होता था कि आज कुछ मोटिवेशनल कोट, इस बच्चे का रोल नंबर है, इस बच्चे का रोल नंबर, ऐसे होता था। उसमें कुछ बच्चे तो जाके आराम से रिलैक्स होकर उस बात को प्रेजेंट कर पाते थे सभी बच्चों के आगे, और बहुत बच्चे ऐसे होते थे जिनको डर होता था, वो उस बात को प्रेजेंट ही नहीं कर पाते थे, अच्छे से बोल नहीं पाते थे। तो जो बोलने से संबंधित भाषण जो देना होता है ना, कई बार या फिर बड़ों के साथ भी होता है, हर कोई भाषण नहीं दे सकता स्टेज पे जाके। जो जो लोगों के भाषण देने में अगर कह दिया जाए कि भैया आप जाके कुछ स्पीच दे आओ आगे जाके स्टेज पे, तो बहुत लोग मना कर देते हैं। वो ये मना जो करते हैं ना, उनको क्या दिक्कत होती है, उनको एजिटेशन होती है कि हम बोल नहीं पाएंगे, भाषण नहीं दे पाएंगे, तो भाषण संबंधित विकार होता है। इसी को हम बोलते हैं बच्चों डिसअर्थिया। क्या बोलते हैं, डिसअर्थिया। तो मतलब भाषण से संबंधित विकार होता है, उसे क्या बोलते हैं, डिसअर्थिया। और डिसअफेजिया क्या बताया था मैंने, बोलने से संबंधित जो विकार है वो क्या बताया था, डिसअफेजिया। और डिस्थीमिया क्या बताया था मैंने, शारीरिक संबंधित विकार, बॉडी से रिलेटेड जितनी भी डिसेबिलिटीज हैं तो वो क्या थी, वो थी डिस्थीमिया। और डिसअर्थिया क्या बताया, अभी पढ़ा है मैंने, भाषण संबंधित विकार क्या होता है, डिसअर्थिया। कंफ्यूज नहीं होना, ध्यान ध्यान से सुनते रहना, 2-3 बार बोल रही हूँ, एक बार आप खुद बोल के देखोगे, याद हो जाएंगे, ठीक है। देखो डिस्प्रैक्सिया, डिस्प्रैक्सिया में इंसान की बॉडी में रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, वो बोलने से संबंधित हो सकते हैं, पढ़ने से, कोई एनीथिंग, जो भी प्रॉब्लम है ना, सभी जितनी भी प्रॉब्लम हो सकती हैं, यही लिखा है मैंने, शरीर में कोई भी विकार हो सकता है, बोलने से रिलेटेड हो सकता है, चलने से रिलेटेड हो सकता है। देखो कई लोग, नॉर्मल इंसान भी कई बार अच्छे से नहीं चल पाते, चलने का मतलब थोड़ा सा कहीं ना कहीं इनबैलेंस रहता है, उनका बैलेंस नहीं बन पाता अच्छे से, तो वो जो दिक्कत होती है ना, उसे बोलते हैं बच्चों डिस्प्रैक्सिया। क्या बोलते हैं, डिस्प्रैक्सिया। तो बोलने से रिलेटेड हो गया, चलने से संबंधित जितनी भी प्रॉब्लम्स है उन्हें हम क्या बोलते हैं बच्चों, डिस्प्रैक्सिया, ठीक है। अब देखो डिसबूलिया, ध्यान केंद्रित ना कर पाना। जैसे एक टीचर पढ़ा रहा है एक क्लासरूम में, और बहुत बच्चे ध्यान से सुन रहे होते हैं, है ना, और बहुत बच्चे ध्यान से तो सुन रहे होते हैं लेकिन उनकी कंसंट्रेशन नहीं होती, रेगुलर वो बात को सुन ही नहीं पाते, उनका माइंड कहीं ना कहीं दूर चला ही जाता है, कहीं ना कहीं ध्यान भटक जाता है। जब देखा होगा ना टीचर्स बोलते हैं कि आपका ध्यान कहाँ है, देखो वो तो एक जनरल वे में बोलते हैं, है ना, लेकिन जब आप कंसंट्रेशन कर ही नहीं पाते उस चीज पे, आपको बार बार बोलता है, बहुत लोगों को ये नहीं कहते, वो कहते हैं कि मैं याद नहीं कर पाता, कंसंट्रेशन नहीं होती, तो बोला जाता है कि मेडिटेशन करो, है ना। तो जब उनका ध्यान केंद्रित नहीं होता, उस डिसेबिलिटी को बोलते हैं हम क्या, डिसबूलिया। क्या बोलते हैं बच्चों, डिसबूलिया। ध्यान केंद्रित ना कर पाना उसे हम बोलते हैं डिसबूलिया। अब देखो हाइपरलेक्सिया, डिसलेक्सिया बताया था मैंने, पठन संबंधित विकार। और हाइपरलेक्सिया क्या होता है, देखो हाइपरलेक्सिया, समझने के बाद भी समझा हुआ ना बता पाना, समझने के बाद समझा हुआ ना बता पाना। मतलब एक छोटा सा एग्जांपल देखो, टीचर्स है, ठीक है, टीचर्स कई बार अपनी मदर टंग में ही लगा लो, नेटिव लैंग्वेज में पढ़ा के चले जाते हैं, बच्चों को समझ आ जाता है, लेकिन जब टीचर ये पूछ लेते हैं, नहीं समझ तो आ गया बच्चे को, लेकिन जब टीचर ये पूछ लेते हैं कि हाँ खड़ा हो, स्टूडेंट्स किसी का भी नाम लेके पूछते हैं मैंने अभी क्या बताया, तो देखा होगा बहुत बच्चों को पता तो है लेकिन उस वर्ड्स को, उस लाइन को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो एक्सप्रेस नहीं कर पाते, समझ तो आ गया, समझा हुआ भी नहीं समझा पाते, उन बच्चों को क्या होता है, हाइपरलेक्सिया। क्या होता है बच्चों, हाइपरलेक्सिया, ठीक है। उम्मीद है ये बातें आपको समझ आ रही होंगी, ये टर्म्स आपको सभी को याद रखनी है, आपके एग्जाम्स में जरूर आएंगी। ऑटिज्म, जब बच्चा ठीक हो, बिल्कुल ठीक है, लेकिन क्या है, समाज के आगे एडजस्टमेंट, बोलना, ये सब चीजें नहीं जानता, उसे बोलते हैं ऑटिज्म। जब बच्चा ठीक तो है लेकिन समाज के सामने आने से घबराता है। आपने तारे जमी पे मूवी देखी थी, वो जो बच्चा था ना, उसको क्या दिक्कत थी, उसको थी बच्चों ऑटिज्म। मतलब वो किसी के आगे जाने से घबराता था, मतलब सोसाइटी में मिलना जुलना, समझ आता था, नॉर्मल था, चुपचाप सुनता था, लेकिन जब आप क्या कर रहे होते हो, सब बातें सुनते हो। कई बहुत लोग होते हैं जो घर पे आराम से रहते हैं, लेकिन बाहर सोसाइटी में बहुत सारे लोग बैठ जाते हैं, अपने आइडियाज या अपने कुछ भी व्यूज हैं, या उनको बैठना वहां पे पसंद ही नहीं है,
तो जब देखो जनरल वे में भाई हाँ कभी बैठ के कभी ना बैठ के वो तो एक आम बात है, लेकिन जिसको हर टाइम सोसाइटी में लोगों के बीच बैठ के कुछ भी बताने से जो हेजिटेशन होती है ना, उनको कुछ भी समझ नहीं आता उस टाइम पे, वो वहां बैठना ही पसंद नहीं करते, उनको होता है बच्चों ऑटिज्म। ना समझ आए तो तारे जमी पे मूवी देख लेना, उसमें बच्चे, अभी तो आपका एग्जाम है मत देखना, उसके बाद देखना, उसमें क्या है उस बच्चे को ऑटिज्म बीमारी है, ठीक है। तो ऑटिज्म जब बच्चा ठीक है लेकिन समाज के सामने आने से क्या होता है, घबराता है वो, मतलब सोसाइटी में नहीं जाना पसंद करता। अब देखो एलेक्सिया, शब्द अंधता, जब शब्दों का ही ना पता हो चले, अभी बता रही थी ना मैं, ई का जब ई, ये वाला भी ई बोले, ये वाला भी जब पढ़ रहा है, इसी को ई पढ़ रहा है तो है डिसलेक्सिया। लेकिन एलेक्सिया में क्या होता है, शब्दों का ही नहीं पता, हमने बोला ई लिखो बच्चों, तो वो ई को ई लिख देते हैं ऐसे, या बी लिखो तो बी का पता ही नहीं है, वो डी लिख के बैठ जाते हैं। छोटे बच्चे स्टार्टिंग में पढ़ना शुरू करते हैं जब, तो एक जनरल बात है, लेकिन आप बाद में पढ़ते पढ़ते भी बाद बहुत टाइम तक भी डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो इन वर्ड्स में, बी को डी बना देते हो, ई जैसे लिखते हो उसका उल्टा बना देते हो, 6 का 9 बना देते हो, जो ये आपको दिक्कत आती है ना, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं एलेक्सिया, ठीक है। एक बार फिर से सुनो, मैं एक बार फिर से बता देती हूँ, सारे वर्ड्स, कंफ्यूज नहीं होना आपको, और सारे याद रखने आपको, सारे एग्जाम्स में आए हुए। देखो डिसलेक्सिया होता है पठन संबंधी विकार, पढ़ने में जब डिसेबिलिटीज होती है जिन बच्चों को, उसे बोलते हैं बच्चों डिसलेक्सिया। डिसग्राफिया, लेखन संबंधित जब विकार होता है या चित्रकला से रिलेटेड जब जो डिसेबिलिटीज होती है उसे बोलते हैं बच्चों डिसग्राफिया। फिर बोलते हैं डिसकैलकुलिया, अंकन संबंधी विकार या मैथ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम है उसे बोलते हैं बच्चों डिसकैलकुलिया। फिर है डिस्थीमिया, डिस्थीमिया जो शारीरिक संबंधित विकार है, जो शरीर में जितने भी बॉडी से रिलेटेड जितनी भी डिसेबिलिटीज है उन्हें क्या बोलते हैं, शारीरिक संबंधित विकार, बॉडी से रिलेटेड जितनी भी दिक्कत उसे क्या बोला, डिस्थीमिया। डिसअफेजिया क्या होता है, बोलने से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स है, तो बोलने संबंधित विकार उसे क्या बोला, डिसअफेजिया। रुको भाई, हाँ ठीक है। डिसअर्थिया, भाषण संबंधित विकार है उसे बोलते हैं डिसअर्थिया। डिस्प्रेक्सिया, जब बच्चे का बैलेंस ना बने, बोलने में ये बोल रहा है उसमें बैलेंस ना हो, मतलब अपने शब्दों को सही से प्रेजेंट ना कर पाए, चल रहा हो तो सही से चल ना पाए, शरीर में कोई भी विकार हो गया, बोलने से रिलेटेड, चलने से संबंधित, इस टाइप के जो डिसेबिलिटीज हैं उसे बोलते हैं बच्चों डिस्प्रेक्सिया। डिसबुलिया, ध्यान केंद्रित ना कर पाना, भी एग्जाम्पल बताया था मैंने कि क्लास में बच्चे होते हैं, हर बच्चे की कंसंट्रेशन नहीं होती, और जिसकी कभी भी कंसंट्रेशन ना रहे हमेशा ही दिक्कत होती है। कई बार तो बच्चे नालायक होते हैं और कहीं ध्यान दे लेते हैं, लेकिन परमानेंटली उनकी कंसंट्रेशन नहीं बन पाती, उन बच्चों को बोलते हैं बच्चों डिसबुलिया। क्या बोलते हैं, डिसबुलिया। हाइपरलेक्सिया, समझने के बाद भी जब एक टीचर पूछ लेता है, मान लो नेटिव लैंग्वेज में, मदर टंग भाषा में उनको समझ आ गया, मातृभाषा में बता दिया टीचर ने, अच्छे से समझ आ गया, लेकिन जब टीचर ने पूछा कि बताओ मैंने क्या बताया है, इसका मतलब क्या है, तो वो नहीं बता पाते, समझने के बाद भी समझा हुआ नहीं बता पाते, उनको क्या होता है बच्चों, हाइपरलेक्सिया। अब देखो नेक्स्ट, ऑटिज्म अभी बताया मैंने, जब बच्चा ठीक हो लेकिन समाज के सामने आने से क्या होता है, घबराता है। एलेक्सिया, शब्द अंधता, जब शब्दों का ही ना पता हो, बी को डी पढ़ लेता है तो वो क्या होता है बच्चों, एलेक्सिया। ये था बच्चों आपको डिसलेक्सिया का आपका टॉपिक, सभी को पहले सुनना है और फिर लिखना है, याद कर लेना है, इंपॉर्टेंट है। पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी लेवल पे किसी ना किसी लेवल पे जरूर क्वेश्चन पूछा जाएगा और आपको गलत नहीं करना, अब मैं ये आपसे उम्मीद करती हूँ। और हाँ, बहुत बच्चों की डिमांड आ रही थी कि मैडम न्यू एजुकेशन पॉलिसी जरूर कराओ, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी अभी बनी है 34 साल बाद, तो जरूर आपसे एग्जाम में पूछी जाएगी और आपको ये याद रखनी है न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या चेंजेस हुए हैं वो देख लो एक बार, क्योंकि कॉमन सी बात है कि जब आपकी एजुकेशन पॉलिसी अभी बनी है और जब हम एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में ही जाने अभी जा रहे हैं, जो भी है स्टेट का एग्जाम देके, हम एक और एग्जाम देके क्या हो जाएगा, फिर हमारा सिलेक्शन हो जाएगा टीचर्स में, तो टीचर्स को तो हमेशा ही पढ़ाना है, तो उसको तो सबसे पहले पता होना चाहिए कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या बातें बताई गई है और क्या क्या बच्चों को उससे फायदे हैं, ठीक है। तो देखो एक बार न्यू एजुकेशन पॉलिसी और जरूर पढ़ लो, बहुत बच्चों की डिमांड थी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी कराओ मैम। देखो सबसे पहले तो आपको याद रखना है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति हमारी कब आई, 2020 में। कब आई, 2020 में। ये है, इनके अध्यक्ष कौन रहे हैं, वो है कस्तूरी रंगन, इनके अध्यक्ष थे। तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी, नई शिक्षा नीति कब आई बच्चों, 2020 में, और इसके अध्यक्ष कौन, कस्तूरी रंगन, ये भी याद रखना आपको, ठीक है।
34 साल बाद आई है। कब आई है? 34 साल बाद। सबसे पहले आई थी 1968 में, फिर आई 1986 में, और अब आई है 2020 में। पहली कब आई? 1968 में पहली एजुकेशन पॉलिसी आपको याद रखनी है 1968 में, सेकंड भी याद रखनी है 1986 में, क्योंकि अब तक जो हम हैं या आप लोग हो स्कूल लेवल पे जब भी पढ़े हो ना, हम 1986 की जो एजुकेशन पॉलिसी है उसके अकॉर्डिंग पढ़े हैं, ठीक है। अब जो हमारे बच्चे पढ़ेंगे ना, वो अब नई एजुकेशन पॉलिसी है जो भी है 2020 वाली कस्तूरी रंगन की, उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, जिसमें लिखा गया है 5+3+3+4। जैसे हम क्या पढ़ते थे, बताओ आप सभी? 5+3+4 और +3, मतलब 5×3=8, 4×12=15। अब देखो क्या चेंज हो गया, ठीक है। देखो इसमें क्या गया पॉलिसी में, बताइए, एक सेकेंड। हाँ, तो क्या है इसमें 1968 में, 1986 में और 2020 में। अब देखो इसमें पॉलिसी में बताई गई बातें क्या थी। ये बताया गया था कि आपकी एजुकेशन क्या हो, मतलब जो ये बनाया गया ना 5+3+3+4, तो इसमें बताया गया था कि बच्चों को जो एजुकेशन देनी है इस तरीके से देनी है। 5 तक है तो मान लो पहले 3 साल प्ले वे में जाएगा, फिर 2 साल फर्स्ट सेकंड होंगी, फिर 3 साल हैं थर्ड फोर्थ फिफ्थ होंगी, फिर अगले 3 साल है मिडिल स्टेज जिसे बोलते हैं 6 7 8 होगा, और फिर जो 4 साल है उसमें 9th 10th 11th 12th इस टाइप से बच्चा पढ़ेगा। उसके लिए बताया गया है कि एजुकेशन कैसी होनी चाहिए बच्चों की। जैसे बताया गया है कि जो फर्स्ट स्टार्टिंग में 5 का जो रूल है ना, 5+3+3+4, जिसमें जो स्टार्टिंग के 5 साल है उसमें बच्चे का कोई भी क्या नहीं होना चाहिए, एग्जाम नहीं होना चाहिए बच्चों, कोई हमेशा सिर्फ बच्चों का एग्जाम नहीं, कोई उसके ऊपर प्रेशर नहीं होना चाहिए। 3 साल सिर्फ बच्चों को प्लेवे मेथड से पढ़ाना है, मतलब खेल खेल में बच्चा सीखे, उसको किसी भी टाइप का स्कूल जाने से डर ना लगे। ये किस में बताया गया था? हमारी एजुकेशन पॉलिसी में, कि बच्चा किस तरीके से पढ़े। जो है फर्स्ट सेकंड इसमें पढ़ेगा, सिर्फ सेकंड तक 5 साल पूरे करेगा, जिसमें से प्लेवे आ गया और सिर्फ फर्स्ट और सेकंड आ गया। इसमें किसी भी टाइप का कोई एग्जाम नहीं देगा, बच्चे को डराना नहीं है, मारना कूटना पीटना। आपको याद होगा मैंने एक्ट बताया था, 17 एक्ट बताया था, उसमें मैंने क्या बताया था? कोई भी टीचर क्या नहीं कर सकता, पनिशमेंट बच्चे को नहीं दे सकता। वो एक्ट बनाए हुए हैं बच्चों के लिए, ठीक है। अच्छा, फिर देखो लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए। उसमें बताया गया कि जैसे स्टार्टिंग के बच्चे हैं फर्स्ट सेकंड तक के, कोशिश तो ये रहनी है कि आगे तक की नेटिव लैंग्वेज पढ़ाना है, मतलब मातृभाषा में पढ़ाना है। लेकिन जो स्टार्टिंग के हैं 5 साल, जो कि 3 साल प्लेवे के हैं और 2 साल फर्स्ट और सेकंड के हैं, वहां तक ओनली एंड ओनली मदर टंग होनी चाहिए, आपकी मातृभाषा होनी चाहिए, मतलब नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। उसको और किसी लैंग्वेज में नहीं पढ़ाना है। जैसे तमिल का बच्चा है तो वो सिर्फ तमिल ही पढ़े, हरियाणा का बच्चा है तो कोशिश करो कि हरियाणा। देखो हरियाणा के बच्चे है ना, जो टीचर्स पढ़ा रहे होते हैं, अगर हम उन्हें बोल देते हैं ना हरियाणवी में बोल रहे हैं, हम पता है लगभग पेरेंट्स की क्या मेंटेलिटी या स्टूडेंट्स जो भी बड़े हो सकते गए हैं टीचर्स, अगर वो उस लैंग्वेज में सुन लेते हैं ना, तो हर टीचर्स की हैबिट है कि इसको कुछ नहीं आता, ये हरियाणवी में बोल रहा है। जबकि हमारी मदर टंग क्या, हरियाणा वालों की हरियाणवी। आपने देखा होगा पंजाब में जितने टीचर्स हैं अपने बच्चों को पंजाबी में, अपने जितने भी टीचर्स हैं स्टूडेंट्स को पंजाबी में पढ़ाते हैं। हम कभी ये नहीं कहते कि इस टीचर को नॉलेज नहीं है, जबकि हरियाणा वाले हरियाणवी बोलते ही हम कह देते हैं कि इसको नॉलेज नहीं है, जो कि गलत है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी यही बताया गया है कि बच्चों को जितना पढ़ाओ वो उसकी मदर टंग में पढ़ाओ, ताकि बच्चे को, जैसे उसने अपने घर से एनवायरनमेंट से क्या सीखा, जैसे हम एक लोकल फैमिली से आते हैं तो हमारे पेरेंट्स क्या बोलते हैं, हरियाणवी बोलते हैं, हम भी हरियाणवी बोलते हैं, तो हमारे बच्चे क्या हरियाणवी नहीं सीख रहे, वो सीख रहे हैं बच्चे, है ना। और जो भाषा बच्चा घर से सीख के स्कूल जाता है और वही भाषा वहां पे सिखाई जाए, तो बच्चे को समझने में पढ़ने में कहीं हेजिटेशन नहीं आएगी। लेकिन जरा सी हरियाणवी क्या बोलते, क्या कह देते हैं कि इस टीचर को कोई नॉलेज नहीं है, जबकि आप नॉलेज को, वो हरियाणवी बोल रहा है, पंजाबी बोल रहा है, इंग्लिश, इस बात से आप एनालाइज नहीं कर पाते कि वो उसको नॉलेज कितनी है। आप एनालाइज तो तब कर पाओगे कि जो वो पढ़ा रहे हैं उस चीज का ज्ञान कितना है और वो एक्सप्रेस करके बच्चों को कितना समझा पा रहे हैं, मैटर वो करता है। और क्या है, जबकि जो बोल रहे हैं एक्चुअल में पता उनको होता ही नहीं है। तो यही बताया गया न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, क्या करना है, बच्चों उसकी मातृभाषा में उसको पढ़ाना है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, इस टाइप से टेक्नोलॉजी लेके आओ कि बच्चों को पढ़ने में दिक्कत ना आए, इस टाइप से भी, ठीक है। टीचर एजुकेशन, टेट एग्जाम्स, भाई एग्जाम्स भी, मतलब टीटी जो आप टेट का एग्जाम दे रहे हो ना, एच टेट, हरियाणा टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ऐसे ही जो आप टीचर लगाओ वो कैसे होने चाहिए, टेट एग्जाम्स क्लियर किए हुए होने चाहिए, चाहे वो प्राइवेट हो, स्कूल हो या गवर्नमेंट हो, ठीक है। तो यही बताया गया एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या सुधार आप कर सकते हो।
जो भी टीचर लगाओ टेट एग्जाम होना चाहिए, टीचर्स की नॉलेज देखनी चाहिए, टीचर्स को मदर लैंग्वेज में पढ़ाना चाहिए जिससे बच्चे को दिक्कत ना आए, टेक्नोलॉजी अच्छी अच्छी होनी चाहिए, एजुकेशन इस टाइप से दो कि बच्चा बर्डन ना माने, प्ले वे मेथड से स्टार्टिंग में बच्चा सीखे, जिसको स्कूल जाते हुए रोना ना पड़े, डर ना लगे। ठीक है, देखो क्या था, 5 + 3 + 3 + 4, इसका मतलब क्या है एक बार समझो आगे, वैसे मैंने लिखा हुआ है। देखो स्टार्टिंग के 3 साल है ना वो प्ले वे मेथड से सीखेगा, प्ले वे मेथड। ठीक है बच्चों, 2 साल अगले हैं फर्स्ट और सेकंड, तो हो गए 5 साल। तो कहां तक की पढ़ाई हुई यहाँ पे स्टार्टिंग की 5 साल की, 3 साल प्ले वे मेथड से और 2 साल फर्स्ट सेकंड, हो गया 5 साल। फिर आते हैं अगले 3 साल, 2 के बाद क्या आती है, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। हो गया यहां तक बच्चा कितने साल का, 5th तक का। अब आते हैं मिडल से स्टेज, जिसे मिक्स है 6th 7th और 8th आगे। अब ये 4th यहाँ पे है, 9th 10th 11th 12th। पता लगा कैसे क्लासेस डिवाइड है, ये इस हिसाब से पॉलिसी बनाई गई थी। ध्यान से देख लो, स्टार्टिंग के 5 साल कैसे पढ़ेगा, 3 साल प्लेवे मेथड से और 2 साल फर्स्ट सेकंड हो जाएगी बच्चों की। जो ये अगले 3 साल है इसमें क्या पढ़ेगा, 3rd 4th 5th पढ़ेगा, और जो अगले 3 साल है बच्चों 6th 7th 8th पढ़ेगा, और अगले 4 साल हैं उसमें 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं एजुकेशन इस टाइप से देनी है बच्चों को। आगे होगा अब समझ। बहुत बच्चों की डिमांड थी मैम एजुकेशन पॉलिसी कराओ, एजुकेशन पॉलिसी कराओ। आज मैं आप सभी बच्चों से उम्मीद करती हूँ कि आपको टॉपिक समझ आ रहा होगा। अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है तो आपको गलत नहीं करना। 5 + 3 + 3 + 4 की कैसे पॉलिसी बनी हुई है, अब ये समझ आपको आ गया होगा। ठीक है, पॉलिसी में बताई गई बातें क्या थी बच्चों, ये देख लो ध्यान से। एजुकेशन बच्चों की कैसी होनी चाहिए, लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए, टेक्नोलॉजी, टीचर्स एजुकेशन, और जो टीचर्स लगे वो टेट एग्जाम्स क्लियर किए हुए होने चाहिए। ठीक है, अब देखो आगे। 5 + 3 + 3 + 4 न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी, 2020 में, और इसके अध्यक्ष कौन है, कस्तूरी रंगन। और क्या थी, 5 + 3 + 3 + 4, और क्लासेस कैसे डिवाइड किए वो मैंने आपको समझा दिया है। उम्मीद है आपको समझ भी आ गया होगा। अब देखो आगे, लिख भी रखा है मैंने, वैसे समझा दिया, एक बार देख भी लो। इसलिए लिखा है मैंने पहले, ताकि आप नोटबुक में जो नोट्स बना रहे हो ना उसको लिखने में एज इट इज आप लिख पाओ। ठीक है, समझा मैं रही हूँ ताकि आपका टाइम भी वेस्ट ना हो। इससे क्लास भी छोटी हो जाती है, क्योंकि मैं लिखती रहूंगी तो समझा कम पाऊंगी, है ना। देखो बच्चों, पहले 3 साल है, क्या करेगा, प्ले वे मेथड से सीखेगा। अगले 2 साल क्या करेगा बच्चा, फर्स्ट और सेकंड होगी। फिर देखो प्रिपेरेटरी स्टेज, इसमें बोलते हैं क्लास 3rd 4th और 5th। इसमें पहली बार यहाँ पे मैंने बताया था सेकंड तक उसका कोई भी एग्जाम नहीं होगा, सिर्फ मदर टंग में उसको पढ़ाना है। आगे क्या बताया, क्लास 3rd 4th 5th, इसमें पहली बार एग्जाम फेस करेगा। यहाँ पर नेटिव लैंग्वेज होनी चाहिए। यहाँ पे भी नेटिव लैंग्वेज क्या है, आप हिंदी, मतलब हमारी भारत की मातृभाषा क्या हिंदी, तो बच्चों को कैसे पढ़ाओ, सिर्फ हिंदी में पढ़ाओ। देखो बहुत सारे इंग्लिश आपके लिए सीखनी जरूरी है, मानते हैं, क्योंकि आपका जब आप बड़ी बड़ी कंपनीज में जाते हैं तो हर जगह क्या होगा, इंग्लिश का। आप किसी अदर स्टेट में जैसे साउथ साइड जाते हो तो वहां बोलते ही इंग्लिश है। तो आप आपस में एक दूसरे की जो कम्युनिकेशन होती है किसी के साथ भी, अगर वो इंग्लिश में बोल पा रहा है तो आप उसके साथ अच्छे से कम्युनिकेशन कर पाओ। इंग्लिश इसलिए जरूरी है। लेकिन किसी को इंग्लिश नहीं आती है तो इसका मतलब ये नहीं है कि पता नहीं। आप आज जो हमारा समाज है ना, जिसको इंग्लिश आती है और जिसको नॉलेज बिल्कुल जीरो है, उसको मानते हैं कि ये बच्चा, ये टीचर इंटेलिजेंट है। रियलिटी है ये। मैं आपको प्राइवेट स्कूल की बातें बता रही हूँ। बहुत सारे प्राइवेट स्कूल जब इंटरव्यूज लेते हैं ना, वो जो प्रिंसिपल इंटरव्यू या कोई भी डायरेक्टर, कोई भी हो सकता है, जो भी एनीवन है, जब इंटरव्यू लेते हैं ना तो वो हमेशा इंग्लिश में बात करते हैं। और जो आगे इंटरव्यू देने वाला है ना, अगर वो इंग्लिश में बात नहीं कर पा रहा ना तो उसको तभी की तभी रिजेक्ट कर देते हैं। हालांकि वो नॉलेज कितनी है, क्या पढ़ा हुआ उसने, कितनी मेहनत की हुई है, कैसा बच्चों को पढ़ाएगा, वो कभी देखते ही नहीं है। सिर्फ ये देखते हैं इंग्लिश। आज ये बुरा हाल हो चुका है टीचर्स का। प्राइवेट स्कूल में सिर्फ बच्चों को इंग्लिश में बोलना सिखा रहे हैं। ठीक है, अच्छी बात है। देखो आज की सोसाइटी को देखते हुए इंग्लिश जरूरी है, लेकिन सिर्फ इंग्लिश जरूरी है ये जरूरी नहीं है। आप जिस सब्जेक्ट के हो उस सब्जेक्ट स्पेसिफाई में आपकी नॉलेज कितनी है, आपने कितनी मेहनत की हुई है, सबसे पहले तो मैटर वो चीज करती है। आज हर स्कूल में ये दिक्कत हो गई, इंग्लिश आती है तो वो टीचर अच्छा पे दे रहे हैं उसको।
अदरवाइज उसको हल्के में ले रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। यही अपनी एजुकेशन पॉलिसी है ना 2020 की, इसमें मेन बात ही यही थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि सिर्फ इंग्लिश नहीं, हमारी मातृभाषा हिंदी है, हिंदी में भी बच्चा समझेगा, हिंदी में बहुत आराम से समझेगा। इंग्लिश जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि हिंदी ना आए बच्चों को। बहुत सारे जो हायर लेवल के स्कूल्स है ना, उनके साथ, बहुत बच्चों के साथ आज प्रॉब्लम इंग्लिश पढ़ने में नहीं आ रही, आज प्रॉब्लम हिंदी पढ़ने में आ रही है। अच्छे से वो अपने हिंदी की बुक नहीं पढ़ पाते बच्चे। वो दिक्कत क्या है? वो दिक्कत यही है, स्कूल क्या कर रहे हैं आजकल स्कूल आजकल ये कर रहे हैं, इंटरव्यू ले रहे हैं ना, एक टीचर का इंग्लिश में बोल रहा है तो उसको सिलेक्ट कर रहे हैं, अदरवाइज उसको क्या कर रहे हैं, रिजेक्ट कर रहे हैं। यही सबसे बड़ी गड़बड़ है कि बच्चे पे इफेक्ट दिख रहा है। बच्चे को हिंदी की बुक नहीं पढ़नी आ रही, इंग्लिश की बहुत अच्छे से पढ़ देता है। तो वो प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट की गई है? वो वहां पे स्कूल के डायरेक्टर ने जब इंटरव्यू लिया ना, या प्रिंसिपल ने, प्रॉब्लम वहीं से क्रिएट हो गई थी। उसने टीचर ही ऐसा ढूंढा कि उसको सिर्फ इंग्लिश अच्छी बोलनी आनी चाहिए, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। आपकी जो मातृभाषा है वो उसमें बच्चा समझे तो उसमें भी समझाओ, हिंदी में भी जरूरी नहीं है। मातृभाषा का मतलब हम हरियाणा से है, तो हरियाणवी में जब एक टीचर समझाता है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम मानते हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। सबसे मेन बात यही बताइए, इंग्लिश क्यों जरूरी है, ये भी बात सुन लो। अगर आप साउथ साइड चले गए, किसी से आपको बात करनी है, आपको कोई जगह पूछनी है, आप हरियाणवी बोलोगे या हिंदी में बोलोगे तो बहुत सारे उस साइड के लोगों को समझ नहीं आएगी, इसलिए इंग्लिश जरूरी है। आप किसी अच्छी कंपनी में जा रहे हो, भाई मजबूरी भी तो हो गई ना कुछ, आपको रोजी रोटी का अपना काम चलाने के लिए जॉब तो करनी पड़ेगी। जब आप जॉब करते हो ना, तो इंग्लिश बोल रहे हो तो सेलेक्ट करते हैं, अगर हिंदी में बात कर रहे हो तो रिजेक्ट कर देते हैं, इसलिए भी जरूरी है। लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपको हिंदी ना आए या अपनी मातृभाषा ना आए, वो जरूर आनी चाहिए। देखो आगे बात, तो इसमें पहली बार एग्जाम फेस करेगा कौन सी में, 5+3 जो है उस स्टेज में क्या करेगा बच्चा, नेटिव लैंग्वेज हो गई उसकी, लेकिन क्या टेस्ट, उसके एग्जाम्स वगैरह यहाँ पे होंगे, ठीक है, इस स्टेज में। अब देखो मिडिल स्टेज 6, 7, 8, यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा जिसे बोलते हैं, इस लेवल पे क्या करता है, इस लेवल पे वोकेशनल एजुकेशन साथ में शुरू की गई है कि ऐसी शिक्षा जो पढ़ाई के साथ क्या करे, रोजगार दे। देखो ये इसका मतलब ये नहीं है कि इस एज का बच्चा रोजगार, मतलब इस एज का बच्चे को रोजगार मिल जाएगा, नहीं। मतलब क्या है, यहां से ही बच्चे का बेस बनाओ कि बच्चे को इस तरीके से पढ़ाओ कि बच्चा जो चीजें सीखे, प्रैक्टिकल समझाओ कि जो बच्चा सीखे उसके डेली लाइफ में जब वो कोई भी प्रोफेशन में घुस रहा है उसको प्रैक्टिकल नॉलेज हो, सिर्फ कोई चीज भी क्रैम करके इंटरव्यू देके पास ना हुआ हो, ऐसा नहीं होना चाहिए, एग्जाम देके पास ना हुआ हो। क्योंकि आखिर लास्ट में करना क्या होता है, लास्ट में तो काम ही करना होता है, आप जॉब में सेलेक्ट होगे तो वो जो नॉलेज है, इसीलिए कहा गया, इसीलिए वोकेशनल को ऐड किया गया है कि बच्चे को 6 से ही वोकेशनल के कुछ सब्जेक्ट्स दिलाओ, ताकि वोकेशनल बनाओ, क्या हो, ताकि कल को ना रोजगार जब भी पाए उसको दिक्कत ना आए। कहां से शुरू बताया गया एजुकेशन पॉलिसी में, 6 से स्टार्ट किया जाए। देखो मिडिल स्टेज 6, 7, 8 +3 जो बता रहे ना, 5 हो गए हमारे शुरू के, फिर 3 हो गए, अब 3 ये हो गए, ठीक है। कौन से, मिडिल स्टेज के 6, 7, 8 माध्यमिक शिक्षा। देखो क्या बताया गया, इस लेवल पर वोकेशनल एजुकेशन साथ में शुरू की गई है, ऐसी शिक्षा जो पढ़ाई के साथ आपको रोजगार दे। अभी रोजगार नहीं लोगे, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको 8 तक पढ़ा दिया और आपको रोजगार मिल गया, नहीं। आप जब पूरी एजुकेशन कर लोगे, जितनी पढ़ाई है, उसके बाद जो रोजगार करोगे, वहां पे आपके किस हिसाब से आपकी ये वोकेशनल की जो जितनी भी स्किल्स है वो काम आ पाए, इसलिए बात बताई गई है। अब देखो सेकेंडरी स्टेज 9th to 12th, मतलब 9th हो गया, 10th हो गया, 11th हो गया और 12th हो गया। बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग सोचे, मतलब उसके अंदर क्रिएटिविटी आए, लॉजिकल बातें करे, एजुकेशन इस हिसाब से दो, सिर्फ बच्चा क्रैम करना ना सीखे। 9th में बहुत स्टैंडर्ड की साइंस आ जाती है, 9th, 10th, 11th, 12th, है ना। सिर्फ साइंस ही जरूरी नहीं है, साइकोलॉजी भी एक सब्जेक्ट लगा लो, कोई भी सब्जेक्ट लगा लो जिसमें बच्चा क्रिटिकल सोचे, थिंकिंग मतलब लॉजिकल, तार्किक जितना चिंतन करेगा, वो कहाँ से स्टार्ट करने हैं बच्चे, 9th में, 10th में, 11th में, 12th में। तभी तो ये भी तो कहा गया ना कि इंक्लूसिव एजुकेशन, सभी को बच्चे को शिक्षा दो, सभी को इकट्ठा। लेकिन क्या बताया गया, कैसी होनी चाहिए, ऑल ओवर डेवलपमेंट होना चाहिए। तभी तो ये बात की गई है, करिकुलम की, सिलेबस की बात नहीं की जाती। करिकुलम में क्या होता है, सारे टाइप की एक्टिविटीज आती है, जिसमें फिजिकल, मेंटल, पढ़ाई, एग्जाम्स, खेलना कूदना, सारी चीजें। इसीलिए तो कही गई है ये बात, करिकुलम ऐसा होना चाहिए जिसमें ओनली सिलेबस ना हो। यही बातें होती है जिसमें बच्चा, ऐसा होगा तो क्या होगा, बच्चा क्रिटिकल सोचेगा, लॉजिकल बातें सीखेगा। तो बच्चा क्रिटिकल थिंकिंग सोचे पहले। हाँ देखो, अब
पहले क्या होता था जब एजुकेशन इस पॉलिसी में क्या और पहले में क्या, जो पहले वाली 1986 में एजुकेशन पॉलिसी आई थी उसमें हम 12 तक पढ़ते थे, फिर 3 साल की ग्रेजुएशन करते थे। और आपने देखा होगा जब बच्चे 3 साल की ग्रेजुएशन करते थे उस बच्चे ने फर्स्ट ईयर भी पास कर लिया, सेकेंड ईयर भी पास कर लिया, अगर वो बच्चा थर्ड ईयर क्लियर नहीं कर पाया ना तो पूरी की पूरी ग्रेजुएशन मतलब रद्द है, उसको कोई भी डिग्री डिप्लोमा कुछ भी नहीं मिलेगा, मतलब 3 साल वेस्ट है। ठीक है, अब क्या कहा गया, मान लो कि 12th तक कर लिया तो बच्चे ने 4 साल पढ़ाई की, तो उन्होंने क्या बताया कि भाई आपने 2 साल तो पढ़ लिए, 3 साल आपने एग्जाम क्लियर नहीं कर पाए, तो आप क्या हुए, 3 साल फेल नहीं, इसका मतलब 12th के नहीं माने जाओगे। किस हिसाब से, अगर आपने पहला साल क्लियर कर लिया तो आपको सर्टिफिकेट देंगे, 2 साल आपने क्लियर कर लिया तो क्या हो जाएगा, आपको एक डिप्लोमा दे देंगे, 3 साल क्लियर कर लिया तो ये दे लिया, 4 साल आप क्लियर करोगे तो रिसर्च इस टाइप से आगे के लिए भी बताया गया। देखो फर्स्ट ईयर अगर आपने किया है, 12th के बाद की बात बता रही हूं मैं, अगर आपने पहले साल मतलब आप बीटेक लगा लो, बीए लगा लो, कुछ भी लगा लो, बीएससी लगा लो, जब आपने पहला साल क्लियर कर लिया या 2 साल क्लियर कर लिए, अगर आपकी थर्ड ईयर क्लियर नहीं हुई तो आप बिल्कुल जीरो पे नहीं आए वापस से, इसका मतलब आपने 1 साल क्लियर किया तो आपको सर्टिफिकेट देंगे हम कि भाई ये 1 साल पढ़ा हुआ है, मतलब प्रूफ है आपके साथ। अगर आपने वही पढ़ाई 2 साल कर ली तो आपको डिप्लोमा देंगे, 3 साल कर ली तो डिग्री कर देंगे, और 4 साल मतलब इसने इस फील्ड में रिसर्च किया है। ठीक है, ये थी बच्चों आपकी न्यू एजुकेशन पॉलिसी। उम्मीद है मेरे को एजुकेशन पॉलिसी जो हमारी न्यू है, देखो वो जरूरी नहीं है आपके एग्जाम में आए, वैसे तो एग्जाम में आनी ही है, ये तो कंफर्म है, लेकिन कई चीजें आपके, जब आप एक टीचर बनने जा रहे हो तो आपको कैसे पढ़ाना है, एजुकेशन पॉलिसी में क्या क्या न्यू न्यू जितने भी नए नए सुधार हैं, क्या क्या आप उसमें थोड़े से इन्वेंशन कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, ये सारे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताए हैं। आप टीचर बनने जा रहे हो इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, और आपके एग्जाम में भी यानी इसीलिए इंपॉर्टेंट है। आप इसीलिए तो आपके एग्जाम में पूछेंगे कि टीचर बनने जा रहे हो आप क्या क्या सुधार और क्या क्या न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बताया गया। तो आज जो मैंने 2 टॉपिक पढ़ाए हैं, डिसएबिलिटीज का और किसका, न्यू एजुकेशन पॉलिसी कब आई थी 2020 में, ये दोनों इंपॉर्टेंट हैं, दोनों को आपको बहुत अच्छे से पढ़ लेना है और नोट्स बना लेना है। बिल्कुल आराम से शांति से पढ़ाया है, कंफ्यूज किसी को नहीं होना, आराम से पहले बैठ के समझना और समझ के अपनी नोटबुक में नोट डाउन कर लेना, एक बार फिर देख लेना, कभी नहीं भूलोगे ये दोनों टॉपिक। ठीक है, बाकी दोनों टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और दोनों बच्चों, आप टीचर बनोगे तो दोनों बच्चों से रिलेटेड है। बहुत बच्चों के पढ़ने से संबंधित दिक्कतें आएंगी, लिखने से संबंधित दिक्कत आएगी, कैलकुलेशन में दिक्कत आएगी, आप फटाक दे समझ जाओगे, इसको डिसग्राफिया, इसको डिसकैलकुलिया, इसको डिसलेक्सिया, इस टाइप की भी जो डिसेबिलिटीज हैं बच्चों में वो भी समझोगे, और एजुकेशन पॉलिसी में क्या बताया गया वो भी बच्चों पे अप्लाई करनी, इसीलिए वो चीज भी समझोगे। तो उम्मीद है मेरे प्यारे बच्चों मेरी क्लास पसंद आई होगी आपको। मेरी क्लास अगर आपको पसंद आई है तो चैनल लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना, भूलना नहीं है, याद से करना है सभी बच्चों को सब्सक्राइब। ठीक है, देखो जैसे आपको मोटिवेशन की जरूरत है ना कहीं मुझे भी मोटिवेशन की जरूरत है, ताकि मैं मोटिवेट होंगी तो आगे और ज्यादा क्लास ले पाऊंगी, अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर पाऊंगी, है ना। और बच्चों आपको आपकी नोटिफिकेशन बेल आइकन प्रेस कर लेना है, ताकि आपके पास क्या है, नोटिफिकेशन आती रहे कि कब कब कौन सी क्लास आ रही है। और बच्चों चैनल को जरूर सब्सक्राइब करोगे और इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लोगे, ये आपके लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। थैंक यू बच्चों।